एक सबसे बड़ा बात सवाल हम सभी लोगों के मन में आता है जो खास करके क्राइम शोज़ देखते हैं कि क्या क्राइम शोज़, क्राइम स्टोरी क्रिमिनल को नए नए तरीके देती है, क्या नए नए तरीके सबूत मिटाने के लिए आइडिया क्राइम शोज़ या क्राइम स्टोरीज से कातिलों को मिलती है। तो इसके दोनों पहलू है कि एक तरफ से क्राइम स्टोरीज, क्राइम शोज़ जो है वह लोगों में एक अवेयरनेस भी लाती है कि किस तरह से क्राइम को रोका जा सकता है, और दूसरी तरफ यह भी बात सही है कि क्राइम शोज़ और क्राइम स्टोरीज़ हैं गलत कार्यों करने वालों को एक आइडिया भी मिलता है कि किस तरह से वे क्राइम को अंजाम दे सकते हैं और किस तरह से सबूत मिटा सकते हैं। तो इसके दोनों पहलू हैं। अब यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वह उस चीज़ को किस तरह से लेता है। नमस्कार, मैं हरिंद्र और आज की कहानी आप सुन रहे हैं। उदयपुर में एक राजसमंद इलाका है। यह कहानी उसी इलाके की है। 2024 की ही बात है। पुलिस, उदयपुर की जो पुलिस है, राजसमंद जो इलाका आता है, और वहाँ पर पुलिस को अवैध हथियार का इन्फॉर्मेशन मिलता है, और उसी अवैध हथियार का जब्ती के लिए, उस अवैध हथियार का छानबीन के लिए पुलिस जो है कुछ लोगों को पास पहुंचती है। उसी अवैध हथियार के जुर्म में पुलिस जो है कुछ लोगों को उठाती है और फिर सारा रैकेट पता करने का कोशिश करती है। तो उसी अवैध हथियार का पूछताछ में एक राहुल नाम करके एक व्यक्ति का नाम आता है कि यह बात सामने आती है कि राहुल नाम का एक व्यक्ति जो है वह 4-5 साल पहले हथियार उस व्यक्ति से लिया था जो पुलिस ने जिसको उठाया था। तो पुलिस उस राहुल का फिर एड्रेस लेती है और फिर उसके पास जाती है। पुलिस जब जो है राहुल के पास पहुंचती है तो वह राहुल यह स्वीकार करता है कि उसके पास एक हथियार है, और पुलिस के सामने बाकायदा वह हथियार भी शो करता है और यह बताता है कि वह जब 5-6 साल पहले दिल्ली गेट स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी था, उसी समय उसके पास एक आदमी आया था और हथियार उसको देना चाह रहा था और बेचना चाह रहा था। तो राहुल ने भी उस समय खरीद लिया था। हालांकि उसको कोई यूज़ नहीं था क्योंकि वह पुजारी था और हथियार का क्या करेगा था, लेकिन उस आदमी वो उसको बेचना चाह रहा था, और तो राहुल ने ऐसे ही वह हथियार खरीद लिया और वह पुलिस के पास बाकायदा इसको प्रस्तुत भी कर देता है। और पुलिस को यही बोलता है कि सर, मैंने हथियार तो खरीद लिया, लेकिन मैं बहुत ही एक सीधा साधा इंसान हूँ और इस चाय की पत्ती का बिजनेस करता हूँ और मैं इन सब कार्यों में नहीं संलिप्त रहता। और ये सब सारी बातें चल ही रही थी कि जो पुलिस, वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची थी, उसी में एक हेड कांस्टेबल रहता है। वह हेड कांस्टेबल जो है राहुल को पहचान लेता है और वह अपने सीनियर्स को यह बताता है कि सर, यह वही आदमी है जो 4 साल पहले यह थाने में आया था, और इसकी जो लिव इन में रहने वाली महिला साथी थी, उसी ने इसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था कि यह उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, और इसी के संबंध में पुलिस ने इसको थाने में बुलाया था और फिर बुझा करके इसको वापस किया था। तो लेकिन उसके बाद से वह महिला आज तक दिखी नहीं। तो पुलिस आई थी अवैध हथियार का इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन हेड कांस्टेबल ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह बात अपने सीनियर्स के सामने रखी। फिर सीनियर्स उससे पूछते कि वह लड़की फ़िलहाल कहाँ गई। तो राहुल कोई सटीक सा आंसर दे नहीं पाता। बोला कि सर, मैंने तो उससे शादी किया नहीं था, वह मेरे पास उस समय के लिए लिव इन में रह रही थी, वह कहीं चल गई होगी गुजरात, सूरत या फिर कहाँ गई मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल वह मेरे साथ नहीं है। उसके बाद पुलिस जो है उस लड़की का जो 5-6 साल पहले उस थाने में कंप्लेन आया था, वह कंप्लेन पेपर मंगाती है, जिससे उस लड़की का एड्रेस का पता चलता है, और फिर उसके सगे संबंधी जो बहन थी, माता पिता थे, उसका पता चलता है। पुलिस उस लड़की जो राहुल के साथ लिव इन में रह रही थी, उसका नाम पता करती है, तो पता चलता है कि उस कंप्लेन में उस लड़की का नाम भानुप्रिया था, और उस लड़की का बहन का नाम, और वह जो है धान मंडी निवासी थी, और उसकी बहन का नाम जो था वह रुचि कर्ण था। फिर पुलिस उसके बहन के पास पहुंचती है और बहन से जब पूछताछ करती है कि भानुप्रिया कहाँ है, तो उसकी बहन यही बोलती है कि सर, वह कहाँ है यह तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वह 5-6 साल पहले राहुल के पास थी, और जब मैं अपनी बहन के बारे में, जब से मेरी बहन लापता हुई या फिर उसका फ़ोन आना बंद हो गया, तो मैं राहुल को फ़ोन करती थी, लेकिन राहुल ने फ़ोन करने से मना किया और धमकी भी दिया कि अगर वह फ़ोन करेगा तो अच्छा नहीं होगा। और यह बात राहुल ने बोला कि वह कहाँ चल गई मुझे पता नहीं है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तो रुचिकर्ण जो भानुप्रिया की बहन थी, वह पुलिस को बताती है कि सर, अगर वो कहीं भी जाती तो मुझे ज़रूर बताती। तो लेकिन
मेरी बहन भानुप्रिया ने मुझे बताया नहीं कि वह कहीं दूसरी जगह जा रही है। तो वह बोली कि मुझे भी शक है राहुल के ऊपर, क्योंकि वह अंतिम दिनों में क्योंकि वह अंतिम समय में राहुल के पास ही थी। उसके बाद वह कहाँ गई यह मुझे भी पता। उसके बाद दोबारा पुलिस जो है राहुल से पूछताछ करती है, लेकिन राहुल जो है भानुप्रिया अपने जो लिव इन में रहने वाली महिला मित्र है उसको लेकर के पुलिस को घुमाता रहता है, कोई सटीक आंसर नहीं देता है। पुलिस उसको उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। इस बार जब खातिरदारी दे करके जब पुलिस पूछताछ करती है तो राहुल टूट जाता है और वह राज खोलता है, जो राज वह सिर्फ इस दुनिया में वही जान रहा था। और जब पुलिस को उस राज के बारे में पता चलता है तो पुलिस वाले भी दंग। पुलिस को बताता है कि 2019 में वह दिल्ली गेट स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी था और वहीं पर पूजा कर करके अपना जीवन यापन करता था। उसी समय एक दिन एक महिला पहुंचती है और वह मंदिर में रोते रहती है। उसके साथ 2 बच्चे थे। राहुल का जब नज़र उस महिला पर पड़ता है तो वह महिला के पास जाता है। तो महिला बताती है कि उससे पति के साथ झगड़ा हो गया है और इसलिए वह पति का घर छोड़ करके निकल गई है और उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। तो वह महिला बताती है कि वह जो है काफ़ी भूखी है। तो राहुल मानवता इंसानियत के नाते उस औरत को और उसके दोनों बच्चों को खाना अरेंज करता है और यह भी बोलता है कि तुम लोग 1-2 दिन यहाँ पर रुक सकते हो। तो 1-2 दिन उस महिला जो है वहीं रुकती है उसी मंदिर में और अपने बच्चों के साथ वहीं रहती है। लेकिन 2 दिन रुकने के बाद जो है महिला फिर वहाँ से चल जाती है और उसके बाद 2-3 महीने बीत जाते हैं और फिर अचानक 3 महीने के बाद वह महिला उसी मंदिर में राहुल से मिलने के लिए आती है। राहुल ने जब उस महिला को देखा तो वह पहचान गया और फिर पूछता है कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं। तब वह महिला बताती है, तब वह महिला जिसका नाम भानुप्रिया था वह बताती है कि मैंने वो दोनों बच्चे को अपने पति के पास छोड़ आई और मेरा पति से कानूनी रूप से तलाक भी हो गया और मेरे पास उतना हिम्मत नहीं था कि मैं उन दोनों बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। इसलिए मैंने वो दोनों बच्चे कोर्ट के आदेश के बाद अपने पति के पास छोड़ दिया और उस पति के घर और पति को भी छोड़ करके निकल चुकी हूँ। और राहुल पहले भी उससे मिल चुका था और मन ही मन राहुल उससे प्यार करने लगा था और फिर दोनों एक दूसरे को इजहार करते हैं। उसके बाद राहुल और भानुप्रिया एक जगह फ्लैट लेकर के उसी राजसमंद इलाके में एक जगह फ्लैट लेकर के वे लोग दोनों रहने लगते हैं। शुरू में तो सब चीज़ ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अब राहुल भी फ्लैट छोड़ करके अब राहुल भी जो है मंदिर का पुजारी का काम छोड़ करके बिजनेस करने लगता है। वह चाय की पत्तियों का बिजनेस करता है और डीलरशिप ले लेता है, यानी वह डीलर बन जाता है। और ऐसे ही उन लोगों का सारा चीज़ अच्छा बीत रहा था और यह सब बीतते 2020 आ जाता है और 2020 में संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लग जाता है। अब राहुल और भानुप्रिया एक ही रूम में दिन भर रहते थे। अब उन लोगों के बीच विवाद शुरू हो गए और लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। और एक दिन इसका वक्त था और रात का वक्त था। इन लोगों के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेकर के शुरू हो गया और काफ़ी देर रात, लगभग 1-2 बजे रात तक इन लोगों के बीच लड़ाई होते रहा। और इसी दौरान राहुल को गुस्सा आ जाता है और उसने भानुप्रिया का गला घोंट करके उसका जान ले लेता है। और जान लेने के बाद फिर उसका जब गुस्सा ठंडा होता है तो उसको अपने गलती पर एहसास होता है, लेकिन अब तो भानुप्रिया ज़िंदा थी नहीं और उसका माइंड उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए दौड़ने लगता है और परेशान हो जाता है। और इसी परेशानी से हटने के लिए उसने उस घर में ही जो है मोबाइल पर क्राइम पेट्रोल देखने लगता है ताकि उसे कुछ आइडिया मिल जाए। और जब वह क्राइम पेट्रोल देखता है, उसी क्राइम पेट्रोल से उसको एक आइडिया मिलता है। घर में पड़े हुए एक लोहे का ड्रम में उस भानुप्रिया का डेड बॉडी को डाल देता है और फिर उसके ऊपर सीमेंट पूरी तरह से भर देता है और फिर उस ड्रम को भी बंद करके ताला लगा देता है। और देखते देखते यह 24 मई की रात आ जाता है। देखते देखते 21 मई की रात आ जाती है और जो है राहुल जो 1-2 दिन तो काफ़ी डर में रहता है, लेकिन जब किसी को कुछ पता नहीं चलता और यह कंफर्म हो जाता है कि उसका जो यह जुर्म है और वह लाश जो है वह ड्रम में जो कैद हो गया है और उसका इस जुर्म के बारे में किसी को पता नहीं चल पाएगा, तो वह फिर कंफर्म हो जाता है और फिर उसी घर में वह खाना भी खाता है, रहता भी है, सोता भी है। और उसी कमरे में वह उस जिस ड्रम में वह भानुप्रिया का लाश डाल करके सीमेंट से वह पैक कर देता है, वह लाश भी उसी घर में उसके बगल में रहती है। और ऐसा करते हुए उसको लगभग कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद वह जो है अलग अलग मंदिरों में जाता है और
जो है उससे जो गलती हुई है उससे लिए भगवान से वह क्षमा मांगता है और मन्नतें भी मांगता है कि वो भगवान उसको जो है इस मर्डर और थाना और जेल से दूर बचा ले। और 20 मई को उसने मर्डर किया था और जून 2022 पहुंच जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है और राहुल पूरी तरह से बेफिक्र हो जाता है कि उसको यह राज जो है दुनिया में किसी को पता नहीं चल पाएगा और उसने जो मर्डर किया है वह भी कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जून 2022 में राहुल किसी काम से अपने गांव चला जाता है और गांव जाने के बाद लॉकडाउन भी रहता है और वह जिस फ्लैट में राहुल और भानुप्रिया रहा करते तो वह फ्लैट भी पूरी तरह से खाली हो जाता है और उसी समय उस फ्लैट का जो इसके रूम का जो मालिक है वह वहाँ पहुँचता है और एक आध दो दिन बगल के ही रूम में रहने लगता है। तभी राहुल के कमरे से कुछ बदबू आने लगता है। जो मकान मालिक रहता है वह राहुल को फ़ोन करता है और बताता है कि तुम्हारे कमरे से कुछ बदबू आ रहे हैं। राहुल को तुरंत शक होता है कि उसने जो ड्रम में लाश पैक करके रखा है उसी में से बदबू आ रहा है। राहुल किसी तरह से भागे दौड़े अपने गांव से निकलता है और फिर जो है उदयपुर पहुंचता है और फिर वह रूम में पहुंच करके साफ़ सफाई करता है, लेकिन बदबू नहीं जाती है। राहुल को यह कंफर्म रहता है कि बदबू उसी ड्रम से आ रही है, लेकिन साफ़ सफाई करने के बावजूद भी वह ड्रम को ना ही हिला पाता है और ना ही कुछ कर पाता है, क्योंकि सीमेंट डालने के बाद और एक तो लाश का जो वज़न था और उसके बाद वह सीमेंट से पूरा भर देता है, जिसके कारण वह ड्रम काफ़ी भारी हो जाता है और इस कारण से जो है वह लाश का बदबू नहीं जाता है। अब राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसके बाद वह सारा वाक़या अपने मकान मालिक को भी बताता है कि उसने, और मकान मालिक को भी यह बात मालूम था कि भानुप्रिया जो है इसकी लिव इन पार्टनर थी, वह इसके साथ रहती थी। और जब वह बताता है कि उसने भानुप्रिया का 2 साल पहले मर्डर कर दिया और इसी ड्रम में भानुप्रिया का लाश को जो है सीमेंट दे करके गाड़ दिया है, तब वह उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, वह भी डर जाता है। और राहुल ने जो मकान मालिक रहता है उसको भी डरा धमका देता है, यह बोलता है कि वह पुलिस से अगर पकड़ाएगा तो वह ये बोल देगा कि ये आप ही का घर है और जो मर्डर हुआ इसमें आप मतलब आपको मालूम था, आपने भी यह बात पुलिस से छिपाई है, जिसके कारण मेरे साथ साथ आपको भी सज़ा होगी। जो मकान मालिक है वह डर जाता है। उसके बाद दोनों यह प्लानिंग करते हैं कि इस जो है लोहे का जो ड्रम है इसको किसी तरह से यहाँ से निकालना है और फिर इसको ठिकाने लगाना है। फिर वे दोनों लोग रात के अंधेरे में घर से ही दूर उस ड्रम को ले जा कर के उसका अंदर जो डेड बॉडी रहता है उसको निकाल करके जला देते हैं और ड्रम को जो है अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूर दूसरी जगह किसी नदी नहर में डाल देते हैं। और जो शरीर का अवशेष रहता है उसको वे लोग जला करके राख जब हो जाता है वह अवशेष, तब फिर उसको नदी में उस राख को फेंक देते हैं। 2022 में जून 2022 में मकान मालिक को मालूम चलता है। 2022 में वे लोग लाश को ठिकाने लगाते हैं। जनवरी 2024 पहुंच जाता है। पुलिस जो है आर्म्स का इंक्वायरी, अवैध हथियार का इंक्वायरी करने राहुल के पास पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और तभी यह सारा बात खुल करके आता है। और राहुल ने अपना और जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने यह सारा वाक़या बाहर आता है और राहुल ने अपना जुर्म कबूल भी करता है। पुलिस उसके बाद जो है फ्लैट जाती है, सारा कुछ चेक करती है, लेकिन पुलिस के हाथ उस तरह का कुछ भी खास सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि 2020 में मर्डर हुआ था, फिर 2022 में उन्होंने लाश को ठिकाने लगाया था, लगभग 4 साल बीत गए थे, तो किसी तरह का कोई भी सबूत ना ही रूम में मिलता है और ना ही वह डेड बॉडी मिलती है और ना ही वह ड्रम जिस ड्रम को उन्होंने किसी नहर में फेंक दिया था वह ड्रम ही पुलिस जब्त कर पाती है। तो यह थी आज की कहानी, जिसमें पुलिस के पास एक कातिल तो है और कत्ल करने का मकसद भी है और कातिल ने खुद उस जुर्म को कबूल किया है, लेकिन सबूत के नाम पर पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। यह केस जो है पूरा सर्कमस्टांशियल केस है और अब फॉरेंसिक को मिले हुए एविडेंस कितने कारगर हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल यही कहानी में अपडेट है कि पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। और जहाँ तक ठोस सबूत की बात है, पुलिस को ना ही वह डेड बॉडी प्राप्त हुआ, ना ही वह ड्रम प्राप्त हुआ है और ना ही जो है लाश के कोई अवशेष मिले। कल हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।